करेगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम लोग मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन के पेपर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब 2 टॉपिक्स बाकी रह गए, जिसमें से एक आप लोग का है कि सिग्निफिकेंट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, यानी 2 सहसंबंध गुणांकों के अंतर की सार्थकता की जांच करना। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को आज हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। गुड आफ्टरनून ऑल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या हम लोग ने अभी तक कोई ऐसा टेस्ट किया है जिसमें हम लोग सिग्निफिकेंट डिफरेंस की जांच करते हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं? कौन सा टेस्ट हमने अभी तक पढ़ा है? टी टेस्ट करो। टी टेस्ट मैम। हाँ, जैसे लक्ष्मी टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली? मैम जो उनका लोग होते हैं, उनके जो मीन आते हैं उसका डिफरेंस देखते हैं। तो टी टेस्ट आप नहीं है। हाँ, लक्ष्मी ने हमको से बताया जैसे कि टी टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, किन्हीं 2 सैंपल्स के जो मीन आए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी 2 जो आपके सैंपल्स हैं आपके पास, उनका जो आपने मीन कैलकुलेट किया है, उनका जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में, या सिर्फ बाई चांस एरर या सैम्पलिंग एरर की वजह से वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो उसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते थे, टी टेस्ट यूज करते थे। ठीक, वैसे ही आज हमको क्या सीखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब आप लोग के सामने मैं अपना पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। बट आप सभी लोग को पीपीटी विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा हम लोग कब किस परिस्थिति में ये टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, a researcher wishes to study the relationship between academic achievement and achievement motivation separately for male and female students of 8th grade। यानी कोई रिसर्चर है, वो क्या करना चाहता है, कोई 2 वेरिएबल्स उसने ले रखे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट और अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, वो क्या करना चाहता है, क्लास 8th के, ये बहुत डिस्टर्बेंस करता है जो आप लोग लेट में आते हो। एक रिसर्चर है, वो क्या करना चाहता है, 2 वेरिएबल्स उसने चुन ली है, एक एकेडमिक अचीवमेंट और एक अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक, वो 8th क्लास के मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों ही के लिए अलग अलग देखना चाहता है कि क्या मेल के एकेडमिक अचीवमेंट और अचीवमेंट मोटिवेशन में कोई रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहता है कि क्या फीमेल स्टूडेंट्स जो कि 8th क्लास में पढ़ रही हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशन में कोई रिलेशनशिप है, वो ये देखना चाहता है। तो इसलिए वो सिंपली क्या करेगा, जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनका सैंपल कलेक्ट कर लेगा 8th क्लास के, उन पर एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई करेगा, उसके स्कोर्स उसको मिल जाएंगे, अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट को अप्लाई करेगा, उसके स्कोर्स मिल जाएंगे। और जब आपके पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स आ गए, और चूंकि हमें यहाँ स्कोर्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे जो कि कंटिन्यूअस होते हैं नेचर में, तो हम वहां पर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके वहां कोरिलेशन देख लेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी कर लेंगे। ठीक, लेकिन अब रिसर्चर का मूड थोड़ा सा होती है, अब मैं उसमें और कुछ काम करना चाहता हूँ। तो आगे वो क्या करना चाहता है, फर्दर he wants to compare the 2 coefficient of correlations obtained from male and female students of 8th grade। मतलब पहले रिसर्चर ने एक काम ये किया कि उसने क्या किया, 8th क्लास के मेल स्टूडेंट्स पे दोनों वेरिएबल्स को के रिलेशनशिप को देखा, एक बार फीमेल पर देखा। अब वो क्या देखना चाहता है कि क्या मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो है हमारे, यानी जो ये 2 सैंपल है मेल और फीमेल,
इनके कोरिलेशन कोफिशिएंट है किसके, सेम वेरिएबल, वही वेरिएबल, एकेडमिक अचीवमेंट और अचीवमेंट मोटिवेशन के बीच में जो रिलेशनशिप आया है मेल के लिए, तो उसके लिए एक कोरिलेशन कोफिशिएंट आया होगा। सिमिलरली उसने फीमेल्स के लिए भी किया, तो कोरिलेशन इधर फीमेल्स के लिए भी आया होगा। तो अब वो ये देखना चाहता है कि क्या मेल और फीमेल स्टूडेंट्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। या सरल भाषा में हम अगर बात करना चाहें तो ये रिसर्चर ये जानने की कोशिश करना चाहता है कि क्या ये दो जो वेरिएबल्स हैं ये जेंडर से इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं। अगर इन्फ्लुएंस नहीं होते तो मेल और फीमेल दोनों का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट में डिफरेंस होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, नॉट इन दोनों की रिलेशनशिप्स को। तो उस केस में क्या होगा, जो भी हम अभी आगे चेक करना चाहता है, रिसर्चर क्या करना चाहता है इस केस में, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को, जो कि दोनों के सेम वेरिएबल है। मैम सॉरी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है आवाज। आवाज, अच्छा एक मिनट को मैं कनेक्ट करती हूँ, फिर दूसरे से देखती हूँ एक मिनट के लिए। मैम सही आ रही है आवाज, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है। यस मैम, मुझे भी सही आ रही है। आप आगे सबको आ रही है आवाज? जी मैम आ रही है। कट के आवाज आ रही है। ओके मैम, ठीक है, ओके ओके। अच्छा आप थोड़ा सा देख लो, सबको आ रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार चेक कर लो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे। मैम आंधी है ना? हाँ, किसने किसी को कुछ पूछना है इस समय? मैम वॉइस कट रही है आपकी। वॉइस कट रही है, चलो बस 1 मिनट, मुझे थोड़ा समय तो मैं एक देखती हूँ दूसरे से कनेक्ट करके। मैम एक्चुअली में ना कानपुर में ही नेटवर्क का इशू है, बट मैम आपकी आवाज हम लोग को बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, चलो मैं ये दूसरे नेट से तोड़ने की कोशिश करती हूँ अपने आप। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना चाहता है रिसर्चर, बेसिकली मेल और फीमेल उसने 2 सैंपल्स लिए हुए हैं और दोनों ही सैंपल के लिए उसने अलग अलग 2 वेरिएबल्स पर कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिया है। अब वो क्या करना चाहता है, अब वो ये देखना चाहता है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किए गए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, हमने इसमें देखा था हम क्या करते थे कि नहीं 2 सैंपल के मीन का डिफरेंस हम लोग देखते थे, तो उसके लिए हम लोग भी टी टेस्ट यूज करते थे। इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपका मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि पहले रिसर्चर क्या करना चाहता था, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग एकेडमिक अचीवमेंट और अचीवमेंट मोटिवेशन में रिलेशनशिप देखना चाहता था। तो उसने क्या किया, स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए और पियर्सन जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन वो लगा के उसने वो रिलेशनशिप देख ली होगी और कोरिलेशन कोफिशिएंट अचीव कर लिया होगा। अब उसका मन हुआ आगे काम करने का, उसने सोचा कि क्या मैं मेल और फीमेल के जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आए हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देख सकता हूँ। तो अब क्या, अगर वो ये चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब इस तरह का केस हो हमें क्या करना हो, जो सैंपल्स दे रखे हो उनके कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हमें पता हो, तो उस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट के डिफरेंस को की सिग्निफिकेंस की जांच के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आप लोग स्टेप्स ध्यान से देखो। सबसे पहले जैसे कि हम लोग अभी तक जितने भी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस। सो जिस्मिता, अब आपको मेरी आवाज आ रही क्लियर? मैम डेली की तरह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो बेटा, फिर अपना चेक करो। मेरे पास दो वो थे चॉइस, मैंने दोनों को यूज कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ठीक, अब आप लोग मुझे बताओ इस केस में जब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि 2 सैंपल्स के कोरिलेशन कोफिशिएंट की सार्थकता की जांच करना चाहते हैं। ठीक, और हमें नल हाइपोथेसिस बनानी है, तो क्या नल हाइपोथेसिस होगी?
आप अभी तक इतने टेस्ट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से ये आप लोग का सेकंड लास्ट टेस्ट है, बस एक में मैट नहीं पढ़ना, उसके बाद सारे टेस्ट कंप्लीट। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी इस केस में? आदर्श, सुचिस्मिता, नेहा, लक्ष्मी, अंजना, आलोक, वीरेंद्र, बोल सकते हैं दो समूहों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अंतर नहीं, अंतर नहीं है, लेकिन किसमें अंतर, किसमें अंतर नहीं है? दो ग्रुप में, दो ग्रुप समूह में, ए बी में। तो वो तो ठीक है, लेकिन दो समूह का हम लोग क्या देख रहे हैं? ये तो टी टेस्ट में भी यही काम करते हैं ना, दो समूह में अंतर देखते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग क्या करते हैं? मीन का देखते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का देखेंगे। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल ग्रुप। ठीक है, या कह सकते हैं कि अगर हिंदी में कहना चाहे तो आप क्या कह सकते हो कि मैम दो ग्रुपों के सहसंबंध गुणांक में कोई सार्थक अंतर नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि दो ग्रुप ना बोल के वहां पर बोलेंगे पुरुष और महिला बोल सकते हैं। हाँ, पुरुष और महिला बोल सकते हैं। तो इस तरह से करके तो आप ये आपकी नल हाइपोथेसिस बनेगी, जिसमें कहेंगे कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सहसंबंध गुणांक है, उनके मध्य में अंतर सार्थक नहीं है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमेशा की तरह हम क्या करते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में जो दे रखा है उसमें मेंशन है तो आप उसी का यूज करोगे, वरना अपने हिसाब से आप 105 या 0.01 में से किसी को भी ले सकते हो। ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा आप अंतर देखोगे टी टेस्ट से। टी टेस्ट का फॉर्मूला सिंपली वही रहता है, दो का डिफरेंस अपॉन उनके स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस से हम उसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन अब इसमें आप लोग क्या करोगे? कन्वर्ट R1, यहाँ पर 1 जो लिखा है काफी बड़ा लिखा है, वो नीचे आएगा एकदम, उसके फुट पे छोटा सा लिख कर आएगा। यहाँ पर हो नहीं पाया था सेटिंग, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। R1 और R2 यानी जो फर्स्ट सैंपल है उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, R2 आपका क्या है? दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है? आप क्या करते हो? जो भी न्यूमेरिकल में आपको R1 और R2 दे रखा होगा, इसको आप स्टैंडर्ड स्कोर्स में बदलोगे, यानी Z1 और Z2 में बदलोगे। कैसे बदलोगे? उसके लिए आपको दी जाएगी फिशर्स की Z ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, आपको जैसे दो ग्रुप हमें दे रखे हैं, दो ग्रुप के बीच में ही हम ये लगाते हैं आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट को चेक करने के लिए टी टेस्ट का लगाते हैं फॉर्मूला। तो आपके पास क्या होगा? दो ग्रुप्स होंगे, उनके सैंपल साइज होंगे और उनके कोरिलेशन कोएफिशिएंट होंगे, जिन्हें हम R1 R2 मान लेते हैं। जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? R1 और R2 को Z1 और Z2 में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे? फिशर की Z ट्रांसफॉर्मेशन टेबल आती है, आप देख सकते हो, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो लिखा ना, कन्वर्जन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड फिशर्स Z कोएफिशिएंट। एक तरफ आप लोग देखो R की वैल्यू दे रखी है और दूसरी तरफ करस्पॉन्डिंग उसी क्या दे रखी है? Z की वैल्यू दे रखी है। तो जो भी आपकी R की वैल्यू है उसके जस्ट सामने आपकी Z की वैल्यू लिखी हुई है। आप वहां से देखकर जो भी वैल्यू आई हुई है R की, उसी करस्पॉन्डिंग सामने देखोगे तो आपको Z की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ठीक, आप क्या करोगे? R1 और R2 को Z1 और Z2 में कन्वर्ट करोगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस करेंगे माइनस। यहाँ पर साइन नहीं बन पाया तो मैंने माइनस लिखा है, आप लोग यहाँ पर डिफरेंस समझो। कैलकुलेटेड डिफरेंस Z1, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को आप माइनस कर दोगे। जो हमारे पास R1 R2 को Z1 और Z2 में हमने कन्वर्ट किया, आप क्या करोगे? आप इन्हीं Z1 और Z2 का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। जैसे कि हम उसमें करते थे, उसमें क्या करते थे? टी टेस्ट के जब मीन के लिए कंपेयर करते थे तो आपका टी टेस्ट होता था डिफरेंस ऑफ मीन M1 डिफरेंस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता था। अब इस केस में हम क्या करेंगे? Z1 और Z2 हमारे पास है तो इनका डिफरेंस और फिर इनके डिफरेंस के स्टैंडर्ड एरर
हम निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको नीचे दे रखा है, सिग्मा z1 माइनस z2 दे रखा है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है सिग्मा z1 माइनस z2 या सिग्मा z1 डिफरेंस z2 इज इक्वल टू अंडर रूट फिर 1 अपॉन n1 माइनस 3, यानी जो फर्स्ट सैंपल साइज है उसमें से 3 माइनस करोगे, प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 3, यानी जो दूसरा सैंपल साइज है उसमें से 3 माइनस करोगे, और फिर इस पूरे अंडर रूट को आप कैलकुलेट कर लोगे, तो वो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट या z1 z2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई अगर क्वेरी है तो पूछ सकता है। अभी तक के स्टेप्स में अगर किसी को कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया, तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि इसके आगे फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई क्वेरी नहीं है, अगर जब भी आपको लगे तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद सिंपली हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई। तो जैसा कि हम सभी को पता है टी का फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में डिफरेंस ऑफ मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन हम लोग लिखते थे। इस केस में आप क्या लिखोगे, जबकि हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड वो सिग्निफिकेंस देख रहे हैं उनके डिफरेंस का, तो आप क्या करोगे, z1 डिफरेंस z2 अपॉन सिग्मा z1 माइनस z2। z1 डिफरेंस z2 की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है। अभी जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया अंडर रूट 1 अपॉन n1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 3, उससे हम सिग्मा z1 z2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, तो जस्ट नेक्स्ट टर्न क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी टेस्ट में कैलकुलेटेड वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन करते हैं मैम कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड। हाँ, तो हम यहाँ अभी तक के स्टेप के दौरान हमने क्या देखा, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। कंपैरिजन तब करेंगे जब हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, टैबुलेटेड वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। ये कैलकुलेटेड हो गई, टैबुलेटेड के लिए आप लोग क्या करोगे, टैबुलेटेड जैसे टी की आप जैसे आपको बताइए, टी की आपकी कैलकुलेटेड आ गई, फिर उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर क्या करेंगे, वहां पर टैबुलेटेड वैल्यू देख लेंगे। फिर देख लेंगे, उसके बाद आप जैसे कि वीरेंद्र ने बताया, कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड वैल्यू को दिए गए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे या जो हमने चूज किया हुआ है, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे, और फिर कंपेयर करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिटेन करेंगे। तो ये था आपका आज का अभी इतना थ्योरेटिकल पार्ट की जब हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें हमें क्या करना होता है, 2 सैंपल दे रखे हैं हमें, और हमें उन 2 सैंपल्स के किन्हीं 2 वेरिएबल्स पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात है और हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की डिफरेंस की सार्थकता की जांच करनी है, तो हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का थ्योरेटिकल पार्ट था। इसमें किसी को भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, और फिर हम लोग अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। मैम जो पी वैल्यू वाला फॉर्मूला आपने बताया है, उसमें Z1 ऊपर भी है और ये समझ में थोड़ा सा नहीं है। हाँ लक्ष्मी एक बार फिर से आप बोलो। मैम जो टी वैल्यू वाला फॉर्मूला आपने बताया है, हाँ ये सब क्लियर नहीं हो रही है। देखो टी की वैल्यू क्या होती है, हम उस केस में याद करो m1 डिफरेंस m2 होती थी अपॉन सिग्मा डी लिखते थे हम लोग। ठीक, इसमें ये नोटेशन दे रखा है इन्होंने, t इज इक्वल टू z1 डिफरेंस z2, यानी r1 और r2 को आपने z स्टैंडर्ड स्कोर में बदला है z1 z2 में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z1 डिफरेंस z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, या जो आपने निकाली हुई है पहले ही उसको आप यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू z2 बड़ी है तो z2 में से z1 माइनस करोगे, या z1 बड़ी तो z1 में से z2 माइनस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ ये z1 z2, तो ये सिग्मा z1 z2 की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट
1/n1 - 3 प्लस 1/n2 - 3। n1 आपका फर्स्ट सैंपल साइज है, n2 आपका सेकंड सैंपल साइज है। ठीक है, तो जो वैल्यू ये आएगी वो आप रख दोगे, फिर इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। और फिर हम टेबल की हेल्प से टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जैसे हम करते कंपेयर करेंगे। ज्यादा है अगर कैलकुलेटेड वैल्यू या बराबर है टेबुलेटेड के तो एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, वरना उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लक्ष्मी आ गया समझ में? यस मैम क्लियर हो। ओके, अब आप ये न्यूमेरिकल सभी लोग नोट डाउन करो। 100 पुरुषों के एक प्रतिदर्श के लिए सामान्य बुद्धि तथा कार्य अभिप्रेरण के मध्य 0.72 का सहसंबंध पाया गया, जबकि 120 महिलाओं के प्रतिदर्श के लिए इन्हीं चरों के मध्य 0.50 का सहसंबंध पाया गया। क्या पुरुष तथा महिलाओं के लिए सामान्य बुद्धि तथा कार्य अभिप्रेरण के मध्य सहसंबंध सार्थक रूप से भिन्न है? पूछा गया कि क्या मेल और फीमेल के बीच में ये जो वेरिएबल्स का कोरिलेशन है, क्या वो डिफरेंस है सार्थक रूप से या नहीं है? तो हमें चेक करना है, तो हम सिंपली यही स्ट्रेटेजी को इसी स्ट्रेटेजी को हम क्या करेंगे, तो इसी स्ट्रेटेजी को हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने स्टेप्स बताया उसको आप लोग फॉलो करते चलो, फिर वो धीरे धीरे उसके आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक, आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को नोट, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं आगे। जूस नहीं बनाया मैम नोट कर रहे हैं अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप वो नोट कर लो, 1 सेकेंड। बेटा आप सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, अब आप ही लोग मुझे, क्योंकि इतने टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना, फॉर्मुलेट करना। तो नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होगी?
वीरेंद्र क्या होगी इस केस में नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस में होगी कि पुरुष तथा महिलाओं के मध्य सहसंबंध गुणांक में कोई सार्थक अंतर नहीं। हाँ, कोई नहीं लिखते, कोई आप लोग पता नहीं कहाँ से सीख लिए हो आप लोग ने। हाँ जी ना बताइए, कोई नहीं, बस सार्थक अंतर नहीं है, कोई नहीं लिखते। There is no significant difference। इसकी हिंदी क्या होगी? कोई मतलब अंतर नहीं है बस। हाँ जी ना बताओ। मैम इसका होगा कि पुरुष तथा महिलाओं के सामान्य बुद्धि तथा कार्य विप्रेरणा के मध्य सार्थक अंतर नहीं है। सहसंबंध गुणांक में सार्थक अंतर नहीं है। हाँ, ये सही है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें माध्य को, जैसे टी टेस्ट आप रिकॉल करो तो वहां पर हम लोग माध्य वर्ड यूज करते थे, ठीक है, तो हम मीन्स का कंपैरिजन कर रहे थे। तो उसी तरह चूंकि हम यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का डिफरेंस को देख रहे हैं, तो हमें यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी अपने स्टेटमेंट में लाना होगा। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना, तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 0.05 पे चेकआउट करेंगे इसको। इसके बाद अब आप लोग देखो, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जैसे कि आपने अगर स्टेप्स नोट डाउन किए हैं तो आपको पता है। अब हम लोग को क्या करना है, R1 जैसे कि पुरुष समूह दे रखा है, ठीक है, पुरुष समूह को हमने पहला समूह मान लिया, तो इसका जो R होगा उसको R1 कह देंगे और महिला समूह वाले के लिए R2 बोल देंगे, ठीक। अब चूंकि जो स्टेप में देखें उसमें क्या करते हैं, R1 और R2 को स्टैंडर्ड Z स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेबल यूज करते हैं, ठीक। अब कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे आपका R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.72, तो आप क्या करोगे, फिशर्स टेबल आप सभी के बुक्स में पीछे दे रखी होगी टेबल्स, और ये यहाँ पर मैंने यहाँ पेस्ट भी कर रखी है। तो हमारा कितना था कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.72। मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए, मेरे पास टेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमारा R1 जो है वो है 0.72। अब आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो R की वैल्यू एक तरफ लिखी है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में Z की वैल्यू लिखी है, इसी तरह R की और Z इस तरह से लिखे हुए हैं। आपको क्या देखना है, आपके पास जो टर्म लिखा हुआ है, हमारे केस में कितनी आई वैल्यू, मुझे फिर से बैक करना पड़ेगा। R1 कितना है हमारा 72.72 तो ये देखो, अब ये है ना 0.72, यहाँ देख रहे होगे आप लोग, मेरे कर्सर को आप लोग देखो 0.720, तो इसकी करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू क्या है 0.908, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 0.720, तो ये आपकी Z1 की वैल्यू हो गई। सब लोग नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में 0.908, ठीक। आपको सिंपली क्या करना है, एग्जाम्स में अगर होगा तो आपको टेबल्स दी जाएंगी, आपको जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है दोनों ग्रुप्स के लिए उसको 1 by 1, किसी को भी आप 1 by 2 मान सकते हो। R1 को Z1 में ट्रांसफॉर्म करोगे, R2 को Z2 में। तो R1 को जैसे हमारे यहाँ पर 0.720 था, हमने इसको क्या किया, फिशर्स की Z ट्रांसफॉर्मेशन टेबल के थ्रू कन्वर्ट कर लिया और हमारी Z1 की वैल्यू आ गई 0.908। अब हमारा R2 कितना है मैम 0.50। मैम 0.502 मैम थर्ड रो में है, तो 0.549। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा कर्सर आप लोग देखो यहाँ पर 0.500, इसके करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू कितनी है 0.549, तो यानी Z2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.549। तो अब आपके पास सिंपली वैल्यूज आ गई Z1 और Z2 की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर सिग्मा Z1 माइनस Z2 का क्या है, √1/n1-3 प्लस 1/n2 - 3। तो आपको सिंपली क्या करो, n1 की जगह जो भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, पुरुष को हमने फर्स्ट सैंपल माना है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और महिला समूह को हमने सेकंड माना है तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 120। तो आप सभी लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज मुझे बताओ क्या आ रही है आप लोग की।
हाँ लक्ष्मी बताओ बेटा कितनी आ रही वैल्यू? 0.134 134 0.134। अच्छा, और बाकी लोग भी देख लें कितनी वैल्यूज आ रही है। मेरी आ रही है 0.1099। कैसे आ रही है? तुम लोग क्या मुझे टोटल बता रहे हो कि स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस बता रहे हो? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मैम डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस बता रहे हो तो देखो जो जहाँ से मैंने देखा है वहां पर है वैल्यू जो आ रही है वो 0.14 आ रही है। अब सभी लोग एक बार कैलकुलेट कर लो सही से। बट एक जगह आपको क्या करना है, 1/100 - 3 रखना है प्लस 1/120 - 3। ठीक है, तो 1/100 - 3 का मतलब कितना हो गया, 1/97 प्लस 1/117। अब इनका आप लोग डिवाइड करके वैल्यूज आएंगे उसको रख लो, उनको प्लस करो, कैलकुलेटर यूज करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है। ये छोटी छोटी चीजें तभी मैंने कहा था कि आप सभी लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना स्पीड अप कर लो उसको। और बेसिकली इससे आपको रूट अंडर रूट यहाँ भी निकालने के लिए आ ही गया। हाँ लक्ष्मी, मैम बाकी मेरा आ रहा है 0.134। ठीक है ठीक है ठीक है। सुचिस्मिता आपका कितना आ रहा है बेटा? मैम सेम 0.134। ठीक है, चलो ठीक है। फिर अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस 0.134 आ रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टी स्टैटिस्टिक्स यानी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी की वैल्यू के लिए सिंपली आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही हुआ है अभी, वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम लोग मीन लिखते थे, यहाँ पर हम लोग जेड स्कोर्स के बारे में लिखेंगे। तो Z1 डिफरेंस Z2, यहाँ पर आप Z1 जो भी बड़ा हो उसमें से आप माइनस कर दो, Z1 डिफरेंस Z2 की वैल्यू निकाल लो। और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की, वो आई है आपकी 0.134। इनको डिवाइड कर दो, फिर मुझे बताओ टी की वैल्यू कितनी आ रही है। 2.67 2.67। ठीक है ठीक है। बाकी बाकी स्टूडेंट्स कितनी आ रही है? आदर्श, नेहा, राज, अंजना। अगर किसी को छोटी सी भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है इस समय, अगर आप पूछ लोगे तो हमेशा के लिए आपको आ जाएगा मैम आंसर। 2.68। 2.68। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर चूंकि हमने मैम बात की, 2.67। ठीक 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 है आदर्श, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी सभी की आ गई, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आप लोग फिर से उसको अपने टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को रिकॉल करो। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता था, केस तो वही है, यहाँ पर भी दो सैंपल है अलग अलग, एक मेल का एक फीमेल का है। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की तरह ही हम काम करेंगे। अब टेबुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए चूंकि यहाँ पर सैंपल आपके कितने 100 और 120 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था जैसे ही सैंपल साइज आपका बढ़ता है टी टेस्ट के केस में, जो वैल्यू होती है दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 0.05 पे और 0.01 पे, वो कांस्टेंट होती चली जाती है। ठीक है, इसीलिए कई बार आपको एग्जाम्स में वैल्यू दे भी नहीं रखी होती, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्योंकि एमएड के स्टूडेंट्स हैं तो एक दो वैल्यू तो आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ टी की 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पे फॉर लार्ज सैंपल साइज वैल्यू कितनी होती है? 1.96। ठीक है, 1.96 होती है। अब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई आप सभी लोगों के अनुसार 2.6 समथिंग, किसी की आई है 2.678 ऐसे कुछ आई है, 2.6 समथिंग आई है, ठीक है। तो ये आपके पास होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू आपकी है 1.96। ठीक, तो आप कंपेयर करो और मुझे आंसर बताओ कि क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस का हमने क्या किया। रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सभी का कंफ्यूजन आ गया इस रिजल्ट, इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग? सभी पहुंच गए अपने निष्कर्ष पे कि क्या करना है हमें नल हाइपोथेसिस के साथ? लक्ष्मी ने बताया और बाकी बच्चे? मैम जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा मीना? कि पुरुष तथा महिलाओं की सामान्य बुद्धि तथा कार्य प्रेरणा के मध्य सहसंबंध गुणांक में सार्थकता है। के अंतर में सार्थकता है? यस मैम। यानी दोनों में ही ये डिफरेंस पाया जाता है। यानी अगर मेल का हम लोग दोनों वेरिएबल्स पे देखें और फीमेल्स का देखें तो दोनों की जो वैल्यूज आई उनमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को अगर, यानी आज उन्होंने एक न्यूमेरिकल्स पर कर लिया कि जब हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू सैंपल्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इसमें भी टी टेस्ट लगाएंगे, लेकिन जो तरीका है वो थोड़े से स्टेप्स उसमें अलग है, क्योंकि हम लोग R1 को Z स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। ठीक, तो किसी को भी कोई क्वेरी है इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। फिर हम मेरे पास एक और न्यूमेरिकल आप सभी के लिए एज अ क्लास वर्क समझो, या भी टाइम है हमारे पास, तो मैं आप सबके के सामने अपना दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही हूँ। सभी लोग इसको करेंगे। ये रहा आपके सामने। A researcher studied the relationship between study habits and academic achievement in science. He found out the relationship for male and female groups separately. Now he wants to check out if there is a significant difference in correlation coefficients of male and female groups. सिंपली में लिखा हुआ है कि एक रिसर्चर है, वो स्टडी हैबिट्स और एकेडमिक अचीवमेंट पे रिलेशनशिप देखना चाहता है। इसके लिए उसने क्या किया, मेल और फीमेल ग्रुप का अलग अलग कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया, लेकिन आपको देखना चाहता है कि क्या लड़के और लड़कियों के जो सहसंबंध गुणांक में प्राप्त है उनके मध्य जो अंतर दिख रहा है वो सार्थक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम सिंपली यही वाला प्रोसीजर पूरा फिर से रिपीट करेंगे। आप सभी लोग करते चलो, 10 मिनट का समय है हमारे पास। मुझे बताओ आंसर कितना है, क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। सारे स्टेप्स को आप लोग अगर इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम है आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। टेबल शो कर दीजिए, टेबल नहीं है मेरी। अच्छा मैं दिखा रही हूँ। ये है टेबल आप लोग के साथ। मैम क्वेश्चन ओपन कर दीजिए।
आप सभी लोग को मैं टेबल अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दे रही हूँ, आप लोग नेहा सबको फॉरवर्ड कर देगी, मैं भी जस्ट भेज रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। मैम इसमें 0.425 के बाद 0.430 है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 0.425 वाली जो है वैल्यू तो वो लेंगे? अच्छा चलो, अच्छा ये एक अच्छा वो आ गया क्वेश्चन। देखो क्या होता है, जैसे कोई भी टेबल हो आप लोग की, ठीक है, सभी टेबल्स में सभी वैल्यूज हमारे पास नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी होता होगा उनका, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन मेथड होता है, हम लोग वो यूज करते हैं। आप जैसे क्या अंजना, कौन सी क्या वैल्यू आप देख रहे हो इस समय? मैम 0.426। 0.426, ओके 0.426 कहाँ पे गई? हाँ 0.426 तो है नहीं, यस मैम। यहाँ पर दे रखा है 0.425 के करस्पॉन्डिंग 0.454, ठीक, और इसके बाद जस्ट 5 डिजिट आगे बढ़ के यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 0.430 और यहाँ पर आ गई 0.460, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या, अब आप लोग ये भी आज देख लो, कोई भी टेबल हो, जरूरी नहीं सिर्फ इसी के लिए, कि कोई भी टेबल होती है, अगर आपकी जयपुर मोमेंट कोरिलेशन का अगर सिग्निफिकेंस देखना हो, आपका एनपीसी देखना हो, सभी में ये काम आएगा मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जैसे आपको 0.426 देखना है, तो यानी कि ये इसके और इसके बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले आप इधर माइनस करो, इधर देखो आप लोग पॉइंट, यहाँ थोड़ा सा मैं सही से लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको। 0.430 में से 0.426 नहीं 5 है ना ऊपर, 0.425 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 0.5, हमें क्या करना है 0.426 की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, दो रेंज देख लेते हैं, मतलब रेंज देख लेते हैं कि किसके बीच में आएगा, तो उसमें से बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, हमने क्या किया, एक तरफ वाले को माइनस किया पहले, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई 0.0, ये 10 से 5 और 2 से हो गया 0, ठीक है, 0.00, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट इधर देखो, अब हम लोग z की वैल्यू को ऐसे माइनस करेंगे, अच्छा फॉर्म भी हमारा बराबर है, डॉक्टर भंडू जी को दे रखा था, देखिएगा जरा फॉर्म भरा हो, भंडू जी जो चले गए ना, भंडू जी, अच्छा तो ठीक है, तो नया फॉर्म डाउनलोड कर, ठीक है, नया फॉर्म डाउनलोड करके ठीक, तो आप नहीं हो पाएगा, मैम 0.006, 0.006, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप इधर इस कर्सर पर ध्यान देना, ये r का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस कितना बना है ना 0.006, ठीक है। तो देखो 0.005 बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है, क्योंकि इधर का डिफरेंस इधर के डिफरेंस बराबर होगा। तो आप ऐसे अपनी कॉपी में लिखो, मैं बताती जा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। 0.005 इज इक्वल टू 0.006, ठीक है, इतना लिखा आप लोग ने, लिख लिया सबने। अब क्या करो, 0.005 बराबर है इसके, तो नेक्स्ट टाइम लिखो 1 बराबर किसके होगा, 0.05 को इसके नीचे ले जाओ, 0.06 के नीचे ले जाओ, नहीं डिवाइड कर दो उससे,
एक कोई वैल्यू आई कि एक का जो डिफरेंस वो कितने की वैल्यू के बराबर है? वन पॉइंट टू है। कितनी? 1.2। 1.2। हल्की सी कुछ मिस्टेक हो रही। 0.01 सॉरी 0.005 बराबर इतना है। आप 0.001 की वैल्यू निकालो। 0.001 की 0.005 की पता है, 0.001 की वैल्यू आप निकालोगे। 0.001 की आपको कैलकुलेट करके कितनी आएगी? पॉइंट 0012। 0.0012 ठीक है। अब देखो अगर आप 0.425 में 0.001 प्लस करोगे तो इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.426 हो जाएगी। आपको 0.426 की वैल्यू चाहिए, यानी एक डिफरेंस इधर बढ़ोगे तो एक डिफरेंस हमें इधर भी बढ़ना पड़ेगा। तो आपकी जो वैल्यू भी आई अपनी कैलकुलेट की उसमें क्या करो, 0.54 में वो वैल्यू प्लस कर दो। 0.45 को वैल्यू जो प्लस कर दोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.426 की। इसी तरह बाकी टेबल्स में भी हम हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। M 0.4552। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आ जाएगी 0.426 की वैल्यू ये आ गई। अब इसी तरह आप सब कैलकुलेट कर लो। ये आप लोग टेबल्स मैंने नेहा के थ्रू आपको भिजवा दी है। आप सभी को क्या करना है, उस टेबल्स को तो कल हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आज सभी लोग अपने घर पे इसको आराम से कोशिश करना करने की, कल हम डिस्कस करके फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है क्लास में। मैम हाँ सुस्मिता। मैम 0.006 को जब हम 0.005 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। हाँ लेकिन देखो इसमें जो डिफरेंस 1.2 आएगा वो डिफरेंस कितने का है? 1 का है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ तुम इधर साइड देखो, अगर फिशर्स की टेबल में देखो तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस देखना है वो कितने कितने पे देखना है? 0.01 पे देखना है ना, 0.001। जैसे 0.425 में जब 0.001 प्लस करोगी तभी तो 0.426 आएगा ना। सुजित समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा आप लोग आज थोड़ा सा मैं होमवर्क देती हूँ, इंटरपोलेशन मेथड यूज कर, इंटरपोलेशन मेथड के बारे में आज आपको थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, आज का ये होमवर्क है आपका, आपको इंटरपोलेशन मेथड के बारे में पढ़ना है, किसी भी टेबल में कैसे हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कल फिर हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अभी और किसी क्लास में इतना होमवर्क तो मिल नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो ये आपको इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है उसको पढ़ना है आज। तो मैं सभी से पूछूंगी इसके बारे में आज की क्लास। थैंक यू मैम। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, मतलब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, थैंक यू।